हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। अब हम डिस्कस करेंगे द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। ये एक ऐसे है बर्ट्रैंड रसल का जो कि काफ़ी लॉन्ग है। सो वी आर गोइंग टू मेक सीरीज़ ऑन दिस। हम सीरीज़ के मुताबिक चलेंगे चैप्टर वाइज, और इसके काफ़ी पार्ट्स हैं और उनमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं। सो आज हम पार्ट 1 का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ व्हाट मेक्स पीपल अनहैप्पी। सबसे पहले वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि लोग अनहैप्पी क्यों फील करते हैं, और उसके बाद वो आगे जाते जाएंगे और हम भी उसी के मुताबिक अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वो कहते हैं कि हैप्पीनेस ऑफ एनिमल्स कंपेयर्ड विद ह्यूमन बीइंग, एनालाइज अदर्स हैप्पीनेस बाय रीडिंग देयर फेसेस। सबसे पहले वो बात करते हैं कि जब ऐसे शुरू होता है बिल्कुल, तो वो कंपेयर करते हैं एनिमल्स को और ह्यूमन बीइंग्स को। वो कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ना, उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए खाने पीने के अलावा बहुत थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और जो जंगल का कानून होता है उसके अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। जो फिट होगा वो बच जाएगा। और ह्यूमन बींग्स का वो कहते हैं ह्यूमन को भी बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन वो अपनी ज़रूरियात को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से वो अनहैप्पी होता है। फिर वो कहता है कि एनालाइज अदर्स हैप्पीनेस बाय रीडिंग देयर फेसेस, कि लोगों के चेहरों से हम पता कर सकते हैं कि वो हैप्पी है या अनहैप्पी है। ठीक है, उसके लिए वो ब्लेक की एक जो पोइट्री है उसमें से एक लाइन उठाते हैं कि अ मार्क इन एवरी फेस आई मीट, अ मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ बॉय। कि मुझे लोगों के चेहरों पे जिनसे भी मैं मिलता हूँ उनके चेहरों पे मुझे कोई ना कोई मार्क्स ज़रूर नज़र आते हैं कि ये किस चीज़ के हैं, और फिर वीकनेस की भी हो सकते हैं और वो बॉय की भी हो सकते हैं। ओके, फिर वो आगे जाते हैं तो वो बात करते हैं कि अनहैप्पीनेस इन अर्बन लाइफ के अंदर हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस की बात करते हैं। तो वो उसके बाद न्यूयॉर्क, उसी के अंदर एज एन एग्जांपल न्यूयॉर्क सिटी को वो डिस्कस करते हैं कि द मोस्ट टिपिकली मॉडर्न ऑफ ग्रेट सिटीज़, कि ये बहुत मॉडर्न सिटी है। ग्रेट सिटीज़ में भी जो मॉडर्न सिटीज़ है उनके अंदर ये ऑन द टॉप आती है। तो उधर उसके बारे में वो बात करते हैं कि एक हलचल है सड़कों के ऊपर, जो है वो गाड़ियाँ चल रही हैं, हर कोई अपने आप में लगा हुआ है, बहुत ही अनहैप्पीनेस है। फिर वो वर्क आवर्स के अंदर बात करते हैं कि लोगों को किस किस टाइप की अनहैप्पीनेस फील करनी पड़ती है। वो एंग्जाइटी होती है, एक्सेसिव कंसंट्रेशन होता है, अनकॉन्शियसनेस ऑफ देयर फेलो क्रिएचर्स होता है। मतलब लोगों को अपने फेलोज के बारे में भी नहीं पता होता। अमूमन एक बात कही जाती है अर्बन लाइफ के बारे में कि अर्बन लाइफ में घर और लोग इस तरह से रहते हैं कि साथ वाले घर में अगर कोई परेशानी या दुख है तो दूसरे घर को पता नहीं होता कि इनके घर में क्या परेशानी चल रही है। सो इस तरह की अर्बन लाइफ हम भी जी रहे हैं, जैसे कि बर्ट्रैंड रसल ने ऐसे में बयान की है। फिर वो कहता है कि ओनली वॉचर्स ऑफ एक्सीडेंट्स ऑफ अ रोड परस्यूट ऑफ प्लेयर। इसके अंदर वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब फॉर एग्जांपल वो बयान करता है एक सीनरी जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो वो कहता है कि वहाँ पे लोग जो होते हैं वो लोगों को उठाने के लिए कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो उनको देखें कहीं उनको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, वो बल्कि वो खड़े होकर वीडियोस बना रहे थे। ये तो हम खुद भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं बहुत सारे लोग के इस तरह से होता है। और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो ये करते हैं और सिर्फ परसूट ऑफ प्लेयर के लिए, बस उनको प्लेयर चाहिए होती है, तो वो इसलिए ऐसा करते हैं। फिर आगे चल के वो अगले पैराग्राफ्स के अंदर बात करता है कि गेयर कीविंग की, कि उसमें अल्कोहल कंजप्शन बहुत होती है। बर्ट्रैंड रसल इस ऐसे में मुझे जहाँ तक लगता है पढ़ने के बाद कि वो अल्कोहल के जो है ना वो खिलाफ है। जैसे कि वो इस कोटेशन में कहता है कि ऑल दैट अल्कोहल डज फॉर देम इज टू लिबरेट द सेंस ऑफ सिन दैट दे टुक टू गेट प्लेजर। वो कहते हैं कि वो जो सब अल्कोहल लेते हैं ना, वो सिर्फ उनकी जो सेंस ऑफ सिन है ना उसको लिबरेट कर देती है। वो जो काम सेंस में होते हुए नहीं कर पाते, वो अल्कोहल कंजप्शन की बात करते हैं। सो वो इस चीज़ के ऊपर बात करता है, और हमने देखा भी है अमूमन लोग बहुत सारी गलत चीज़ें जो हैं वो कर जाते हैं, जो कि शायद उनके दीन में या सोसाइटी में एक हद होती है कि वो ये काम नहीं कर सकते, लेकिन वो अल्कोहल कंजप्शन के बाद वो ये काम करते हैं। उसके बाद फिर वो सोशल सिस्टम की बात करता है कि सोशल सिस्टम की वजह से भी माशरे में अनहैप्पीनेस है। कहता है कि द कॉजेज ऑफ दीज वेरियस काइंड्स ऑफ अनहैप्पीनेस लाई पार्टली इन द सोशल सिस्टम, पार्टली इन इंडिविजुअल साइकोलॉजी, विच ऑफ कोर्स इज इटसेल्फ टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट अ प्रोडक्ट ऑफ द सोशल सिस्टम। की ये जो सारी काइंड ऑफ अनहैप्पीनेस इन सोशल सिस्टम है या इंडिविजुअल साइकोलॉजी में भी है, ये सब कुछ वो कहता है इज प्रोडक्ट ऑफ सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम बाज़ दफ़ा हमें ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर लगा देता है या एक ऐसी डिमांड्स हमारे लिए रख देता है सोसाइटी में कि वो हमें अनहैप्पीनेस का शिकार कर देती हैं। तो ये सोशल सिस्टम के बारे में वो कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, वो डिफरेंट वजूहात बताते हैं कि क्यों लोग अनहैप्पी हो सकते हैं। तो वो एक-एक लाइन में जो कि उनकी कोटेशंस है, और जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लाइन्स लिखी हुई हैं वो एज़ इट इज़ उनके
ऐसे से ही ली गई हैं। सो यू कैन आप इनको लिख सकते हो, अगर कहीं पे अगर अपने पेपर्स में या प्रेजेंटेशन में इनको यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। सो हम देखते हैं कि वो कहता है कि टू डिस्कवर अ सिस्टम फॉर द अवॉइडेंस ऑफ वॉर इज़ अ वाइटल नीड फॉर सिविलाइजेशन, कि एक सिस्टम ऐसा आना चाहिए जो कि वॉर को अवॉइड करे, क्योंकि सिविलाइजेशन जब तबाह होती हैं तो फिर ऑब्वियसली उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ना कि इंडिविजुअल पे जाता है बल्कि और बहुत सारी सिविलाइजेशंस पे जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रशिया और यूक्रेन की वॉर या इन्वेजन जो भी आप उसको कहना चाहते हैं वो आप ले लें, तो आप देखते हो कि वो कितना नुकसान दे रहा है पूरी वर्ल्ड को। एक एक ग्लोबल जो है वो इन्फ्लेशन हुई हुई है। सो वो उस चीज़ के बारे में हम इसके एज एन एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा वो कहता है कि बट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेकिंग एवरीबडी रिच इफ द रिच देमसेल्व्स आर मिजरेबल। इसमें वो जहाँ तक मुझे लगता है मेरे क्रिटिकल एनालिसिस और परसेप्शन तक अगर मैं बात करूँ तो मैं इसमें से ये लेती हूँ कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि रिच हम हर बंदे को रिच क्यों बनाना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे कैपिटलिज्म की अप्रोच है, उसका थीम यहाँ पे निकलता है। वो कहते हैं कि हम हर बंदे को क्यों अमीर बनाना चाहते हैं जबकि अमीर मिजरेबल है। जैसे हम देखते हैं हमें बस जो रिच होते हैं उनके घर दिख रहे होते हैं महलनुमा, लेकिन हमें उनके अंदर उस महल के अंदर की स्टोरीज नहीं पता होती कि वो कितनी मुश्किल से गुजर रहे हैं। वो किन किन जो है वो मेंटल ट्रॉमा है उनको, या उनकी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं हम उनको नहीं जानते। बस हम उनको जो दिखता है वो बिकता है, हम बस वही देखते हैं और उसको मान लेते हैं कि शायद यही हैप्पीनेस है, बल्कि जबकि ऐसा नहीं होता। उस हैप्पीनेस के पीछे एक अनहैप्पीनेस भी होती है। फिर वो तीसरी वजह बताता है कि आशन assume a sufficient income to secure food and shelter, sufficient health to make ordinary body activities possible। वो कहता है कि जैसे सबसे पहले उन्होंने ह्यूमन बींग्स को एनिमल के साथ कंपेयर किया था ना, कि उनको भी बहुत थोड़ी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ह्यूमन को भी बड़ी सफिशेंट इनकम की ज़रूरत होती है। वो इधर अपनी मिसाल दे रहे हैं, आई यूज़ कर रहे हैं वो कहते हैं कि बहुत सफिशेंट इनकम की ज़रूरत है कि मैं बस अपने लिए एक मखसूस फूड और शेल्टर का इंतज़ाम कर पाऊँ और अपनी हेल्थ के बारे में जो कि ज़रूरी चीज़ है उसकी बस इंतज़ाम कर पाऊँ। तो इतनी ज़रूरत रखनी चाहिए कि इंसान को, बेहतरीन इंसान वो नहीं होता जो अपनी ख्वाहिशात पे चलता है और उनको पूरा करने की कोशिश करता है। बेहतरीन इंसान वो होता है जो अपनी ज़िंदगी वैसे गुजारे बस जितनी उसको ज़रूरत है। जो ख्वाहिशात के पीछे चल निकलता है वो फिर उसके लिए कभी कोई स्टॉप नहीं आता, वो एक के बाद दूसरी चीज़ हासिल करने की कोशिश ज़रूर करता है। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे तरीके ही उसके लिए अपनाए, वो हमेशा अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बुरे रास्ते भी जो है वो चूज़ कर लेता है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि माई पर्पज़ इज़ टू सजेस्ट, वो आई थिंक सो ये एक कोटेशन इस पूरे ऐसे के पार्ट 1 कि व्हाई पीपल आर अनहैप्पी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आई थिंक ये पूरा निचोड़ है उसका। वो कहता है माई पर्पज इज टू सजेस्ट अ क्योर फॉर द ऑर्डिनरी डे टू डे अनहैप्पीनेस फ्रॉम विच मोस्ट पीपल इन सिविलाइज्ड कंट्रीज सफर। कहता है मेरा मकसद जो लोगों को है ना वो डे टू डे अनहैप्पीनेस से छुटकारा दिलवाना है, उनके लिए सजेशंस प्रोवाइड करना है जो कि सिविलाइज्ड कंट्रीज में रह रहे हैं। इसका मतलब सिविलाइज्ड और डिवेल्प्ड कंट्रीज में भी लोग जो है वो अनहैप्पीनेस सफ़र करते हैं। उसके बाद वो कहता है एंड विच इज़ ऑल द मोर अनबियरेबल बिकॉज हैविंग नो ऑब्वियस एक्सटर्नल कॉजेज इट अपीयर्स इन एस्केबल। वो कहता है कि जो ना एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं ना उनसे बाज़ दफ़ा हम निकल नहीं पाते, वो अनबियरेबल हो जाते हैं हमारे लिए। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम कभी भी निकल के आगे नहीं जा सकते। उसके बाद फिर वो डिफरेंट फ़िलॉसफ़ीज़ की बात करता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ के ऊपर, कि हम कब ज़िंदगी के किस हिस्से में किस फ़िलॉसफ़ी के ऊपर जीते हैं। जैसे चाइल्डहुड में हम पोएम्स और हाइम्स के ऊपर होते हैं, हमें उनसे ही मज़ा आ रहा होता है। फिर उसके बाद वो जब हम जवानी की उसमें आ जाते हैं तो एक स्टेज आता है जहाँ पे हम ज़िंदगी से नफ़रत करते हैं, जब हमें लगता है कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है, हम कहाँ पे हैं, हम कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे, हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम पता नहीं हमें जो हम चाहते हैं वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सो ये वो स्टेज होता है जब हम लाइफ से हेट करते हैं। फिर वो कहते हैं कि नाउ ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी आई एंजॉय लाइफ। वो कहते हैं फिर वो ये जो लाइफ है ना ये वो लाइफ होती है जब आप चीज़ों को सीख चुकी होते हो, जब आप समझ चुकी होते हो, आप एक मेच्योर लाइफ में एंटर कर चुके होते हो, जब आपको पता चल जाता है कि लाइफ को कैसे गुजारना है। तो फिर वो कहते हैं कि आई एंजॉय लाइफ। अब इससे आगे वाली जो स्लाइड है उसमें आपको पता चलेगा कि वाई वो ये बात कहता क्यों है और वो खुश कैसे रहना शुरू हो गया है। अब कहता है कि आई हैड द हैबिट ऑफ मेडिटेटिंग ऑन माई सिंस फॉलीज एंड शॉर्टकमिंग्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपकी जो ज़िंदगी में होनी चाहिए वो ये कि आप रात को सोने से पहले अपने आप को एनालाइज करके सोएं। देखें कि आपने क्या क्या बुराइयां आज की हैं, आपने कितना झूठ बोला, आपने कितने लोगों का दिल दुखाया।
ताकि आप खुद को एनालाइज़ करके कल वो गलतियाँ ना दोहरा सकें। क्योंकि अगर आपने एक दिन गलती करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने दूसरे दिन भी गलती करनी है, आप दूसरे दिन अपने आप को ठीक कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं ग्रेजुअली ये सारी जो इन्वर्टेड कॉमास में है ये ऐसे से ली गई हैं, सो आप इनको लिख सकते हो। ग्रेजुअली आई लर्न टू बी इनडिफरेंट टू माई सेल्फ एंड माई डेफिशिएंसीज। कहते हैं मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ। आई केम टू सेंटर माई अटेंशन इंक्रीजिंगली अपॉन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। वो कहते हैं कि मैं चाह रहा था कि मैं अपनी ज़ात से निकलूँ, मैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स की तरफ थोड़ा अपना अटेंशन लेके जाऊँ। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, वेरियस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, कि मैं दूसरी स्टेट्स जो वर्ल्ड में है उनकी तरफ अपना ध्यान दूँ, नॉलेज की डिफरेंट ब्रांचेस को एक्सप्लोर करूँ। इंडिविजुअल्स फॉर whom आई फॉल अफेक्शन, उन इंडिविजुअल्स को समझने की कोशिश करूँ जिनसे मुझे मोहब्बत है। एक्सटर्नल इंटरेस्ट इट इज़ ट्रू ब्रिंग ईच इट्स ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ पेन। वो कहते हैं बेशक एक्सटर्नल इंटरेस्ट होते हैं ना, वो भी आपकी ज़िंदगी में पेन को ले आते हैं। बाज़ दफ़ा आप कुछ पाने की कोशिश करते हैं, वो आपको नहीं मिलता तो आप ऑब्वियसली आपको पेन होती है। वो कहते हैं ऐसा होता है। फिर वो कहते हैं द वर्ड मे बी प्लान्ड in knowledge in some direction may be hard to achieve. Friends may die, but pains of these kinds did not destroy the essential quality of life. वो कहता है कि कुछ भी हो सकता है, आप जैसे वर्ड की तरफ जाते हैं तो वो शायद आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जब आप नई जो नॉलेज है उसकी तरफ उसको अचीव करने की कोशिश करते हो तो वो उसको अचीव करना हार्ड होता है। आपके फ्रेंड्स जो है वो फ्रेंड्स में डाई है, यहाँ पे गलती आप प्लीज़ इसको ठीक कर लेना, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई हैं, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये गलतियाँ नहीं होंगी। फिर वो कहता है कि लेकिन बट पेन्स ऑफ दिस काइंड डिड नॉट डिस्ट्रॉय द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ लाइफ। कहते हैं लेकिन ये जो छोटे-छोटे ये जो पेन्स हैं, ये इस तरह की जो पेन्स हैं, वो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको नहीं ख़त्म कर सकती। आप ज़िंदगी फिर भी जीते हो। बेशक आपको कोई बहुत करीबी भी मार जाए, आप कुछ हासिल ना कर पाओ, वो सब आपकी ज़िंदगी की मोटिवेशंस होती हैं जो आपको आगे लेके चलती हैं कि अब आपको आगे बढ़ना है। फिर वो बात करता है, पीछे उसने एक्सटर्नल इंटरेस्ट की बात की, अब वो इंटरनल जो है इंटरेस्ट की बात करता है। वो कहता है कि इंटरेस्ट इन वन सेल्फ ऑन द कॉन्ट्ररी नीड्स टू नो एक्टिविटी ऑफ प्रोग्रेसिव काइंड्स के जो इंसान अपने आप में मगन रहता है ना, वो कभी भी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाता। उसके लिए कोई एक्टिविटी ही नहीं होती। अपने आप पे बंदा कितनी देर तवज्जो दे ले, कितना खुद को एक्सप्लोर और कर ले, ऑब्वियसली बंदा खुद को मरते दम तक एक्सप्लोर करता रहता है, खुद में चेंजेस लाता है, लेकिन सिर्फ अपने ही बारे में, अपने ही ऊपर बस तवज्जो देना, दैट इज़ नॉट द क्या कहते हैं पर्पस ऑफ लाइफ। फिर वो कहता है कि एक्सटर्नल डिसिप्लिन इज द ओनली रोड टू हैप्पीनेस फॉर दोज अनफॉर्चुनेट्स हुज सेल्फ एब्जॉर्प्शन इज टू प्रोफाउंड टू बी क्योर्ड इन एनी अदर वे। वो कह रहा है कि एक बंदा जो सिर्फ सेल्फ एब्जॉर्प्शन करता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो कहता है कि बस मैं ही हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको चाहिए कि वो एक्सटर्नल डिसिप्लिन के ऊपर काम करे, वही एक रोड है उसके लिए हैप्पीनेस का, क्योंकि वो किसी और अदर वे में अपने आप को क्योर नहीं कर पा रहा। फिर उसके बाद वो सेल्फ एब्जॉर्प्शन की 3 टाइप्स बताएगा, और सबसे पहले वो बता रहा है कि सेल्फ एब्जॉर्प्शन होता क्या है। सेल्फ एब्जॉर्प्शन इज ऑफ वेरियस काइंड्स, वी में टेक सिनर्स, द नार्सिसिस्ट एंड द मेगलोमैनियाक एज 3 वेरी कॉमन। वो कहता है कि सेल्फ एब्जॉर्प्शन 3 टाइप्स का, डिफरेंट वेरियस काइंड्स का होता है, लेकिन यहाँ पे हम 3 जो है उसकी वेरी कॉमन जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, एक सिनर, नार्सिसिस्ट और मेगलोमैनियाक। सबसे पहले वो सिन के बारे में बात करता है कि एक बंदा जो सिन करता है और फिर वो अनहैप्पी होता है और दूसरों को भी करता है, तो वो कहाँ से आता है, कैसे आता है। वो बात करते हैं कि वो पेरेंटहुड से आता है। सिन गुनाह हमेशा वो बंदा करता है जिसकी ट्रेनिंग होती है, कभी भी। और जो गुनाह फॉर एग्जांपल कभी किसी ने गलती से कर दिया तो वो उसकी गलती होती है और वो इस चीज़ को मान भी लेता है कि ये मुझसे गलती हुई है। लेकिन जो लोग बचपन से झूठ बोल जाते हैं वो बड़ा डट के झूठ बोलते हैं, आपने कभी उनकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं देखी होगी। तो वो इस तरह से बात करते हैं और वो कहते हैं कि ये पेरेंटहुड की जो है ना वो गलती है। जो माँ बाप तरबियत करते हैं अपने बच्चों की, अगर वो ठीक ना हो तो उसकी वजह से ऐसा होता है। स्पेशली उसमें भी मदर को जो है वो इस चीज़ का जिम्मेदार समझते हैं। फिर वो नार्सिसिज्म की बात करते हैं कि नार्सिसिज्म जो होता है वो कहता है कि इन वुमेन, यहाँ पे आप वुमेन फेमिनिज्म का थीम ले सकते हो यहाँ से, कि कौन सा थीम यूज़ हुआ है ऐसे के फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पे फेमिनिज्म का थीम आ रहा है कि इन वुमेन स्पेशली रिच सोसाइटी वुमेन दे थिंक दैट एवरी मैन इज इन लव विद देम एंड व्हेन समवन जेन्युइनली डू शी हैज़ नो फर्दर यूज फॉर हिम। कहते हैं कि वो उनको लगता है औरतों को, स्पेशली वो कह रहा है कि रिच सोसाइटी वुमेन में
वो होती हैं, वो समझती हैं कि हर बंदा जो है ना वो हमारे साथ मोहब्बत में है, वो हमारे साथ मोहब्बत में गिरफ्तार है। लेकिन जब वो उसको मिल जाती हैं तो उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो वो यहाँ पे नार्सिसिज्म दिखा रहा है कि वो ज़्यादा एक्सटर्नल इंटरेस्ट की तरफ एक बंदा या एक स्पेशली वुमन को वो टारगेट कर रहा है। वो जाता है एक्सटर्नल इंटरेस्ट की तरफ, लेकिन जब वो एक्सटर्नल इंटरेस्ट की तरफ भी जाता है तो वो इतना नार्सिसिस्ट होता है कि वो फिर अपनी तरफ आ जाता है और उसके लिए वो बंदा भी कोई वैल्यू नहीं रखता। वो फिर अपने आप से ही मोहब्बत में लगा रहता है, वो अपने ही मोहब्बत में एक्सटर्नल इंटरेस्ट की तरफ जाता है। उसके बाद वो कुछ एग्जाम्पल्स देता है नार्सिसिस्ट की, ये भी उनकी कोटेशंस ही हैं। वो कहता है कि the tragedy of one successful politician after another is the gradual substitution of narcissism for an interest in the community and the measures for which he stands. वो कहता है कि सक्सेसफुल पॉलिटिशियन की ये ट्रेजेडी होती है कि उसने हालात के मुताबिक जो है ना वो चीज़ों को फैसला करना है और बात बनानी है। जैसे सिचुएशन चल रही है वो उस टाइम उस बंदे के साथ हो जाता है जो उसके इंटरेस्ट में होता है। सो ये भी एक अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करने की, और नार्सिसिस्ट जो होता है ना वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, तो वो किसी भी किस्म की इंटरेस्ट तक जा सकता है अपने आप को फ़ायदा देने के लिए। फिर वो कहता है द मैन हु इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ इज़ नॉट एडमायरेबल एंड नॉट इज़ फेल्ट टू बी सो। वो कहता है जो बंदा सिर्फ अपने आप में लगा रहता है, अपने आप के इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, वो कभी एडमिरेबल नहीं हो सकता, वो कभी एक लीडर नहीं हो सकता। वो पॉलिटिशियन तो हो सकता है लेकिन वो कभी एक लीडर नहीं हो सकता। उसकी एग्जाम्पल वो देते हुए कहता है कि द प्रिमिटिव मैन माइट बी proud of being a good hunter, but he also enjoyed the activity of chase। वो कहते हैं कि एक बंदा जो एक प्रिमिटिव मैन है, जो पुराने ज़माने का एक बंदा है, जिसके पास कुछ भी नहीं था तब, पहाड़ों का बंदा जो था, वो उसको कहते हैं कि वो प्राउड करता था अपने आप का हंटर होने में, लेकिन वो उस चीज़ के प्रोसेस को भी एन्जॉय करता था। इसकी एग्ज़ाम्पल अगर प्रेज़ेंट लाइफ़ में दूँ कि एक बंदा सक्सेसफुल हो चुका है, तो उसने सिर्फ़ अपनी सक्सेस को एन्जॉय नहीं करना, वो अपनी जो उसकी पूरी जर्नी थी उसको भी उसको एन्जॉय करना चाहिए। उसके बाद जो तीसरी टाइप थी उसके बारे में उसने बताया मेगालोमैनिएक, कि ये लोग पावर से बहुत लव करते हैं। वो कहता है द लुनैटिक हू थिंक्स ही इज़ अ क्राउन्ड हेड मे बी। कहता है जो इस तरह का बंदा होता है ना वो सोचता है कि शायद मैं ही इस चीज़ का हकदार था। जैसे अगर आपने वो फ़िल्म देखी हो, इंडिया की फ़िल्म है, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फ़िल्म पद्मावती। उसके अंदर वो उसमें एक अलाउद्दीन खिलजी था, जो ये कहता था कि दुनिया की हर नायाब चीज़ के ऊपर अलाउद्दीन का हक है। तो वो इस कैटेगरी के एक एग्जाम्पल हो सकता है। फिर राइटर खुद एग्जाम्पल देता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज साइकोलॉजिकल ऑफ द सेम टाइप एज द लुनाटिक, कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था ना वो भी इसी साइकोलॉजी से आता था कि उसे भी जो लव ऑफ पावर था। फिर उसके बाद वो कोटेशन लिखते हैं कि सिंस नो मैन कैन बी ओमनीपोटेंट, कि कोई भी इंसान जो है ना वो अ, रब नहीं हो सकता, क्योंकि ओमनीपोटेंट एक अल्लाह की, रब की, उसकी ये खासियत है, वो है ओमनीपोटेंट, इंसान नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं कि एंड वेयर एवर साइको एनालिटिकल रिप्रेशन इन एनी वन फॉर्म टेक्स प्लेस देयर इज़ नॉट जेन्युइन हैप्पीनेस, कि जहाँ पे भी कोई भी साइको एनालिटिकल रिप्रेशन होता है ना, जहाँ पे भी आपकी साइकोलॉजी से उसके ऊपर कोई रिप्रेशन आ जाता है, आपकी पर्सनैलिटी इसकी वजह से ख़राब होती है और आप हैप्पीनेस जो है ना वो आपकी लाइफ में नहीं आ पाती, आप अनहैप्पी रहते हो। So this is the video for today. Thank you so much for watching, and please do share it with your friends. Thank you very much.